Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class 9th, chapter number 8, page number 167. आप लोगों को अपनी फिजिक्स की डेफिनेशन तो याद होगी, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो उसमें से आपने द स्टडी ऑफ मैटर को स्टडी कर लिया। 7th चैप्टर तक आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, स्टेट्स भी पढ़ ली हैं। अब जो फिजिक्स का नेक्स्ट पोर्शन है वो ये कहता है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो अब आपने एनर्जी को स्टडी करना है, जिसमें से आपने 6 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपने फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को भी देखा है। अब आपने अगला जो थर्ड पार्ट है डेफिनेशन का उसको भी देखना है, यानी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप वाले पार्ट को, यानी मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। तो इस चैप्टर में आपको थर्म यानी हीट यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बताया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसका रिलेशनशिप देखा जाएगा विद मैटर, ठीक है। तो ये आपने अपना माइंड बना लेना है। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूड नहीं है उनमें ये पहला टॉपिक भी आता है जो इंक्लूड नहीं है, बट इसको मैंने फिर भी डिस्कस किया है क्योंकि कुछ टर्म्स इसमें ऐसी हैं जो आप डिस्कस ना करें, ना समझें तो आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने वर्ड टेम्परेचर, हीट, थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम, इन वर्ड्स को पहले डिस्कस करके चलना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके पास कुछ राइटिंग नोट्स बनाए हैं, रिटन नोट्स, वो आप देख लें, सही है। और बुक को भी रीड कर लें अपनी, और नोट्स में भी ये सारा कुछ है। आगे जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारा नोट्स में है, लेकिन सिवाय उन टॉपिक्स के जो बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, यानी ये वाला टॉपिक बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, तो इसके नोट्स में कोई डिटेल नहीं मौजूद। तो ये जो मैं इस लेक्चर में बताऊँगा ये गौर से सुनना है, अदरवाइज़ आपको आगे का चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। तो आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। आपकी बुक में भी सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, वहाँ से भी आप रीड करेंगे ज़रूर। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कहता है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट बॉडी, यानी कि जो एक बॉडी आपके पास मौजूद है उसका अगर आपने ये मालूम करना है कि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा या कितना कम है, तो आप ये देखेंगे कि वो चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। अगर वो हॉट है तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर वो कोल्ड है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। तो आप यूँ कह सकते हैं, जब आप दो बॉडीज़ की बात करेंगे और आप उनके टेम्परेचर्स को डिस्कस करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये टेम्परेचर जो है ये उनकी रिलेटिव टर्म्स हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते बैठे बिठाए कि एक बॉडी है आपके पास, उसका कुछ टेम्परेचर है, उसके अंदर कुछ डिग्रीज़ हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉडी गर्म है या ठंडी, क्योंकि जब तक आप उसको किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको गर्म भी क्यों लगती है, क्योंकि आप उसको तब भी रिलेट कर रहे होते हैं अपनी फिंगर के या अपनी बॉडी के टेम्परेचर से। तो ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट की, जो वर्ड आपकी बुक में यूज़ हुआ है। जब भी दो बॉडीज़ को आप कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ठीक है ना, तो आप तब उसको थर्मल कॉन्टैक्ट कहेंगे जब उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अदरवाइज़ वो कॉन्टैक्ट जस्ट कॉन्टैक्ट कहलाएगा कि उन बॉडी को उसको आप कॉन्टैक्ट में लाए हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं कहलाएगा। तो थर्म का मतलब होता है हीट, तो थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब होगा ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें हीट का लेन देन हो, सही है। तो थर्मल कॉन्टैक्ट कब कहलाएगा, जब आप दो बॉडीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट में लाएँ बट दे मस्ट हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप दो बॉडीज़ यानी अपनी फिंगर यानी अपनी बॉडी को और कप को, ठीक है, आप कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ये कांटेक्ट कौन सा कांटेक्ट है, थर्मल कांटेक्ट है, सही है। अब थर्मल कांटेक्ट के साथ एक और वर्ड भी यूज़ हुआ है, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो जहाँ वर्ड थर्मल आ गया इसका मतलब हीट से ताल्लुक़ है इसका, और थर्मल कांटेक्ट में क्या होता है, दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो आपको ये बात मालूम है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो आपकी जो हीट है, ठीक है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाएगी। तो थर्मल कांटेक्ट के दौरान क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, सही है। जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको वो गर्म भी क्यों लगती है, एक तो बॉडीज़ के अंदर में टेम्परेचर डिफरेंस है, दूसरा वो हीट जो होती है, गर्मी उस ऑब्जेक्ट की वो आप में ट्रांसफ़र होना शुरू होती है आपकी फिंगर में, इसलिए आपको वो चीज़ गर्म लगती है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। अब ज़रा इसको देख लेते हैं कि जब दो बॉडीज़ को डिफरेंट टेम्परेचर पे मौजूद बॉडीज़ को आपस में आप कॉन्टैक्ट में लाएंगे यानी उनका थर्मल कॉन्टैक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये नीचे मैंने डायग्राम में शो किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, दोनों के डिफरेंट टेम्परेचर हैं, आप देख सकते हैं।
तो जब आप उनको आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब इसमें डिग्रीज ऑफ हॉटनेस ज़्यादा है, 40 डिग्रीज है इसके अंदर, और इनके अंदर 20 डिग्रीज, तो ये गर्म है ये ठंडी है, कंपेरेटिवली बता सकता हूँ ना, अदरवाइज अगर जस्ट 40 होता तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठंडी है ये गर्म, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म है। बहरहाल जब इनको आप थर्मल कॉन्टैक्ट में लाएंगे दोनों को, तो हीट ट्रांसफ़र होगी हायर कंसनट्रेशन से अपनी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कुछ देर के बाद ऐसा मौका आ जाएगा, ऐसी स्टेट आ जाएगी जब हीट ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा, ठीक है। उस स्टेट को आप कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना बराबरी, ठीक है। तो जब यहाँ से 10 डिग्रीज उठ के यहाँ आ जाएंगे, अब इधर भी 10 है, इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा, दोनों बॉडी में, ये थर्मल कॉन्टैक्ट में आपस में, ठीक है। दोनों में जब 30-30 हो जाएगा तो ना ये हाइयर है ना ये हाइयर है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। तो इस तरह की जब स्टेट होती है, जिसे आप कहते हैं कि जब ऑल ओवर द दोनों बॉडीज़, आप कहते हैं कि बॉडीज़ का टेम्परेचर जब सेम हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बंद हो जाता है, तब आप कहते हैं कि कौन सी स्टेट क्रिएट हो चुकी है, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। जो अभी तक आप पढ़ते रहे थे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, वो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन रुक जाता है। तो इसमें हीट का फ्लो रुक जाएगा, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, सही है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, हम हीट करे जा रहे हैं। हीट क्या चीज़ है? ये हीट के बारे में आपको मैं बताऊं, मैंने सबसे पहले बात की, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसको हीट कब कहते हैं? जब तक ये मोशन में रहती है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन ट्रांजिट, यानी एनर्जी इन मोशन या एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? हीट। अच्छा, जब ये हीट किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, यानी यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गई, अब यहाँ आने के बाद ये मज़ीद हीट नहीं रही, ये रास्ते में हीट थी जब तक ये आ रही थी, जब ये किसी बॉडी में एंटर होगी तब ये हीट नहीं रही, तब ये उसकी जाके इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ये आपके पास बुक में लिखा है नेक्स्ट पेज पे, पेज 170 पे, कि वंस हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज हीट, यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं रहती। तो हीट क्या है? जस्ट एनर्जी इन ट्रांजिट। जब वो किसी बॉडी में आ जाएगी तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। बहरहाल ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका अगला टॉपिक है पेज नंबर 174 पे। 8.2 भी आपका इंक्लूड नहीं है, देखें थर्मोमीटर्स का टॉपिक, इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 8.3 पे आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पेज नंबर 174 पे। तो बुक पे भी आप पेज नंबर 174 ओपन करेंगे, ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है। इसको आप देखेंगे बुक से साथ रख के। अच्छा, इसमें बताया ये जा रहा है, नोट्स में भी ये मौजूद है, ठीक है ना। नोट्स से आपने देखना है, याद करना है वहाँ से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास क्या चीज़ है? हम ये कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो आप अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी जो हीट चाहिए, किस लिए चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर, क्या करने के लिए? डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। ऑफ 1 kg मैस, किसी एक सब्सटेंस की जिसका मैस कितना है? 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस का, ठीक है। कितनी हीट बढ़ानी है? थ्रू 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने कितनी हीट बढ़ानी है? 1 यूनिट या 1 डिग्रीज बढ़ाने, 1 डिग्री बढ़ाना है, सही है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 kg मैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ किया गया है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी ना। तो हीट कैपेसिटी जनरल हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस की अपनी, फॉर 1 kg मैस फॉर इंक्रीजिंग 1 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला भी अब देखना पड़ेगा हमें। तो फार्मूला ये क्या कहता है इसका, कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी के नाम से जानी जाती है, सिंबल उसका क्या है? सी। ये कितनी है? कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक सब्सटेंस के 1 kg मैस को थ्रू इतना टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करवाने के लिए, यानी हमने टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिया? 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 kg मैस। मैंने इसको यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बना? जाउल्स पर kg पर केल्विन। किस तरह? 1 जाउल 1 केल्विन 1 kg 1 केल्विन अगर हम पुट करें तो ये kg और केल्विन ऊपर आके पर kg पर केल्विन बन जाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? यूनिट क्या बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? जाउल्स पर kg पर केल्विन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप रीड कर लेंगे सारा।
द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स, डेल्टा क्यू इज जाउल्स, टेम्परेचर का केल्विन है, हेंस SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जाउल्स पर केजी पर केल्विन। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बुक में गिवन है आपके पास टेबल में, ये देखें स्पेसिफिक हीट्स लिखी हुई हैं, जाउल पर केजी पर केल्विन लिखे हुए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। तो ये जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है इनको आप याद करेंगे लाजमी, बाकियों का आइडिया रखते हैं माइंड में तो रख लें, अदरवाइज इनकी लाजमी याद करनी है आपने जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है, आप नोट कर लें अपनी बुक पे। अच्छा, साथ ही डेरिवेशन भी थोड़ी सी है इसकी जिसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितना भी मैस होगा किसी भी सब्सटेंस का उसको उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए, और दूसरी बात जितना भी आप ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस लाएंगे उतना ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने हीट को इंक्रीज़ करना है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है जितना ज़्यादा भी, उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। यहाँ से हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना दोनों, जब आप यहाँ से इक्वलिटी में लेकर आते हैं तो एक C यानी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसे हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपके पास वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास जो आपका टॉपिक है वो है। अच्छा, इसको हमने नीचे डिस्कस कर लिया हुआ, मैंने तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया था लेकिन थोड़ी सी डेरिवेशन है, ये नोट्स में भी मौजूद है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, मैस और डेल्टा टी को उधर जाके डिवाइड कर देंगे डेल्टा क्यू के नीचे, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा इस डेरिवेशन से, ठीक है ना। अब यहाँ इस फार्मूले से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी। किस लिए? वही बात 1 kg मैस को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको गिवन है बुक उसमें टेबल 8.1 में, वहाँ से आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सॉइल की बात कर लेता हूँ, राइस की। सॉइल की स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है? 810 जाउल्स, इस जाउल्स पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि 1 kg सॉइल को, यानी मिट्टी को, आपकी जो सॉइल है उसको, उसके अगर थ्रू मैंने 1 केल्विन टेम्परेचर उसका बढ़ाना है अगर, तो मुझे उसको 810 जाउल्स देने पड़ेंगे, यानी 810 जाउल्स हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैंने आइस के 1 kg का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे 2100 जाउल्स देने पड़ेंगे। तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा हुई? आइस की। बट वाटर जो है आपके पास उसको 4200 जाउल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वाटर की आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं हमें, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आपने इसको रीड करना है, टॉपिक को बुक से भी नोट से भी रीड करना है, यहाँ से ये भी याद कर लेने हैं, ठीक है। और मज़ीद जो है हम फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।